નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં। હું છું આપની સાથે અવની। સમાચારની શરૂઆત કરીએ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। મનસુખ માંડવિયાને કેબિનેટ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। આજે સાંજે જ્યારે 6 વાગે મોદી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવા જવાનું છે ત્યારે 6 વાગે મનસુખ માંડવિયા શપથ ગ્રહણ કરશે। રસાયણ અને ખાતર રાજ્યમંત્રી છે મનસુખ માંડવિયા। આ ઉપરાંત જો ગુજરાતના મંત્રીઓની વાત કરીએ તો પુરુષોત્તમ રૂપાલાને પણ પ્રમોશન મળે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। ગુજરાતના વધુ 3 સાંસદોને સ્થાન મળી શકે છે, જેમાં દર્શનાબેન જરદોશ, ડોક્ટર મુંજપરાને સ્થાન મળે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। આ ઉપરાંત ખેડાના સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણનો પણ આમાં સમાવેશ થાય તેવી શક્યતાઓ સર્જાઈ રહી છે। તો મોદી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવાનું છે આજે। તો સાંજે 6 વાગે મનસુખ માંડવિયા શપથ ગ્રહણ કરશે। તેમને કેબિનેટમાં મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। તો મંત્રીમંડળના સંભવિત જે ચહેરા છે તે ચહેરામાં પુરુષોત્તમ રૂપાલાનો સમાવેશ થાય છે। આ ઉપરાંત મનસુખ માંડવિયાનો સમાવેશ થાય છે, અનુપ્રિયા પટેલનો સમાવેશ થઈ રહ્યો છે। અને જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો મહેન્દ્ર મુંજપરા અને ગુજરાતની જો વાત કરીએ તો દર્શનાબેનનો સમાવેશ થાય છે। ગુજરાતમાંથી કોણ કોણ મંત્રી બનશે કેબિનેટમાં, તેમને કયું પદ આપવામાં આવશે? જો ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતના ચહેરાઓની વાત કરીએ તો પુરુષોત્તમ રૂપાલા છે, મનસુખ માંડવિયા છે, દર્શનાબેનનો સમાવેશ થાય છે। તો એમાં આ ઉપરાંત જે દેવુસિંહ ચૌહાણનો સમાવેશ થાય છે અને મહેન્દ્ર મુંજપરાનો સમાવેશ થાય છે। વધુ जानकारी મેળવીશું हमारा दिल्ली स्थित संवाददाता अजय यादव पासेथी। अजय जी, आप हमें ये जानकारी दीजिए कि मनसुख मांडविया को कैबिनेट में जगह मिल गई है, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे गुजरात के कई सारे नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई है और खास करके आज मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जो प्रधानमंत्री के आवास में बैठक हुई, उस बैठक में जो चेहरे आए थे, अगर उन चेहरों का आकलन करें तो कई बातें साफ साफ दिखाई देती हैं। एक तो ये है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से युवा चेहरे होंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो हर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को भी प्रतिनिधि दिया गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है, अवध का एक इलाका आता है, पूर्वांचल आता है और बुंदेलखंड आता है। और कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है या फेरबदल हो रहा है, इसमें चारों क्षेत्रों से सभी को जगह दी जाएगी। इसी तरह से अगर गुजरात की बात करें तो उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात, इन सारे एरिया से जो लीडर्स हैं मोदी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाएंगे। और खास करके गुजरात के नेताओं की बात करें तो उसमें मनसुख मांडविया को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बतौर काम किए हैं, यहाँ तक कि मोदी का पहला कार्यकाल था तब भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बतौर उन्होंने काम किया था, और अब जो दूसरा कार्यकाल था तो उसमें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बतौर उन्होंने काम किया था। जो भी जिम्मेदारी मिली उनको बखूबी निभाया। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे प्रसन्न होकर के उनका प्रमोशन किया है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर आज शपथ ग्रहण दिलाने वाले हैं। इसी तरह से पुरुषोत्तम रूपाला की अगर बात करें तो काफ़ी जनवादी नेता कहे जाते हैं, आम पब्लिक में उनकी काफ़ी पैठ थी। जब पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में वो शामिल किए गए थे तो लोगों को ये मालूम लगता था कि शायद उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर जगह दी जाएगी, लेकिन उन्होंने एमओएस के बतौर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कृषि मंत्रालय में काम किया, लेकिन अब उनका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से बाकी के अगर नेताओं की बात करें गुजरात के तो उसमें सुरेंद्रनगर से बात करें, सूरत से बात करें, खेड़ा से बात करें, जिसमें न सिर्फ दर्शना जरदोश बल्कि देवुसिंह चौहान और महेंद्र मुंजपरा अपने आप में एक डॉक्टर हैं, काफ़ी काबिल डॉक्टर कहे जाते हैं, उनको भी एमओएस के बतौर आज शपथ दिलाई जा सकती है। और इसी तरह से दर्शना जरदोश जो है संसद में अपनी बात को बखूबी रखती हुई नजर आती हैं, उनको भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। और ये तीनों लोग जो है एमओएस के बतौर काम करेंगे। जहां तक मोदी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो जहां पे आज ढेर सारे दिग्गज नेताओं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं उनकी तरफ इस्तीफे की खबरें हैं, वहीं पर ढेर सारे युवा चेहरों को भी काफ़ी तरजीह दी गई है। यहाँ तक कि अगर बात करें मोदी मंत्रिमंडल में तो 14 ऐसे चेहरे हैं
जिनकी उम्र है 50 साल से नीचे, लेकिन उसमें 6 नेता ऐसे हैं जो 6 नेता ऐसे हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर मोदी सरकार के साथ काम करना है और वो कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर आज शपथ भी लेंगे। तो एक तरह से काफ़ी वर्सटाइल सिचुएशन देखने को मिल रही है और उसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अधिकतर ओबीसी नेताओं को तरजीह दी गई है। और उसमें भी अगर महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के साथ नवंबर महीने में गुजरात में भी 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो न सिर्फ 5 राज्यों में जिसमें उत्तर प्रदेश है उन राज्यों को तरजीह दी गई है, बल्कि गुजरात को भी खासे तौर पर तरजीह दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो विस्तार नहीं बल्कि फेरबदल भी है, जिसमें ढेर सारे इस्तीफे देखने को मिले और कई सारे नए चेहरों को जगह भी मिली। अजय जी, ऐसा लगता है कि अगले साल जैसे यूपी में और पंजाब में और गुजरात में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये जो मिनिस्टर्स की पसंदगी हुई है तो ये चुनाव की वजह से हो रही है या फिर ये जाति के हिसाब से भी हो रही है? किस प्रकार से ये रणनीति बनाई गई है कि मिनिस्टर को चुना गया है? देखिए, अगर एक तरह से देखें तो कई एंगल से ये पूरा सिलेक्शन किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और गुजरात में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो न सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये पूरा सिलेक्शन किया गया है, बल्कि राज्यों में जातियों के लिहाज से भी ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। खास करके अगर गुजरात की ही बात करें, जो 3 एमओएस का सिलेक्शन जिनको आज एज ए एमओएस ये लोग शपथ लेंगे वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला ये पहले से ही मोदी सरकार के साथ काम कर चुके हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी लीडर्स आज मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे वो सारे के सारे लोग जो है अलग अलग एरिया से आते हैं। अगर बात करें जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध का इलाका, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इन चारों इलाकों से जो लीडर्स हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इससे साफ लगता है कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल किया जा रहा है, बल्कि अलग अलग जाति समुदायों को भी साधने की कोशिश की गई है, शहरों को साधने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि 25 जो राज्य हैं, 25 राज्यों से अलग अलग लीडर्स का प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी पूरे भारत का भी प्रतिनिधित्व है, अलग अलग जातियों का भी प्रतिनिधित्व है, अलग अलग समुदायों का भी प्रतिनिधित्व है और अलग अलग क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व है। तो कई लिहाज से साझने की कोशिश हुई है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को खासी तरजीह दी गई है। इसके पहले अगर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगता था कि जो कांग्रेस है वो बूढ़ों का पार्किंग प्लेस है, यानी बूढ़े नेताओं की संख्या उसमें ज्यादा है। यही आरोप अब कहीं न कहीं बीजेपी पे लगना शुरू हो गया था और यह कहा जा रहा था कि जो पहले के दिग्गज नेता हैं वही भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस रुकावट को कहीं न कहीं तोड़ा गया है और युवाओं को तरजीह दी गई है। तो निश्चित तौर पे न सिर्फ विधानसभा चुनाव जो है उसको साधने की कोशिश की गई है, बल्कि क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की गई है और समुदायों को भी साधने की कोशिश की गई है। जी अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडळનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે। સાંજે 6 વાગે મનસુખ માંડવિયા સાંજે 6 વાગે કેબિનેટના મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરવાના છે। જો આપણે ગુજરાતના નામોની વાત કરીએ તો પરસોત્તમ રૂપાલાને પણ પ્રમોશન મળે તેવી શક્યતાઓ છે। આ ઉપરાંત દર્શનાબેન જરદોશને પણ સ્થાન મળે તેવી શક્યતાઓ છે। જે મહેન્દ્ર મુંજપુરા છે જે સુરેન્દ્રનગરથી સાંસદ રહી ચૂક્યા છે તેમને સ્થાન મળે તેવી શક્યતાઓ છે। પરસોત્તમ રૂપાલાની વાત કરીએ તો 2016માં તેઓ રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા। ભાજપના તેજાબી વક્તા તરીકે તેમની એક ઓળખ છે। આ વખતની જે બ્રિગેડ છે, જે મિનિસ્ટર છે, જે મંત્રીઓ જે નિયુક્ત કરવામાં આવવાના છે તેમાં ઘણા બધા જે યુવા મંત્રીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત જે એજ્યુકેટેડ હશે તેની પસંદગી કરવામાં આવશે કે જેમને અનુભવ પણ હશે મંત્રીમંડળમાં સરકાર ચલાવવાનો તેમને પસંદગી કરવામાં આવશે।